चलिए शुरू करें फिर आज की कहानी। हाँ, कौन सा कलर है ये? मुझे ना कलर, दो ही कलर आते हैं, काला और सफेद। काला करूं? ये चलेगा? ये भी? आज इस पे पढ़ के देखें क्या? मिक्स हो जाऊंगे। चलो, सो हो गया था हमारा पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज से कंप्लीट पूरा। कोई डाउट है वहां तक? अब यहां से ना थोड़ा सा समझने पे और रिवीजन पे ज्यादा फोकस रखना, ठीक है? क्योंकि अब थोड़े से हम डेप्थ में जा रहे हैं। क्लियर? तो गवर्नमेंट वाली पोर्शन हमें अब कवर करना है। लगभग 1-2 महीने यही मैराथन चलेगा, ठीक है? जिसमें क्या क्या पढ़ना है वो पहले मैं बता देता हूं ताकि पिक्चर क्लियर हो कि कितना दूर तक चलेंगे। सब काम में से ही करवा ले तू। पानी भर के ले आऊं? देखो, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो कितने लेवल पे गवर्नमेंट हो रहती है? 3 लेवल। कौन कौन सा? सेंटर, ठीक है, स्टेट एंड, अरे बोलो। हाँ, ऐसे ही बोलना चाहिए। चाय पी के आए हो ना अभी? तो एनर्जी दिखाओ ना गाइस। चलो, सेंटर लेवल पे, स्टेट और लोकल लेवल पे, ठीक है? अब सेंटर लेवल पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टेट का देख लो, कितने ऑर्गन, कितने अंग। तो हमने 3 देखे थे। कौन कौन सा? लेजिस्लेचर, विधायिका, फिर कार्यपालिका और इसके अलावा न्यायपालिका, ठीक है? तो ये तीनों लेवल पे होंगे स्टेट का, ठीक है? गवर्नमेंट के ही ऑर्गन है। अब देखो, सेंटर पे भी ये तीनों होगा। कौन कौन सा? सर, लेजिस्लेचर, ठीक है? अब तो याद हो गया होगा, विधायिका बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव, ठीक है? और उसी तरीके से जुडिशियरी। चलो, उसके बाद अगर हम यहां देखें स्टेट में भी, तो यहां पे भी तीनों होगा। कौन कौन सा? लेजिस्लेचर, बच गया, 1 मिनट। सॉरी यार। चलो, एक हो गया लेजिस्लेचर, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है? अब सेम लोकल लेवल पे, लेजिस्लेचर, अरे बोलो, नहीं होगा ना? एग्जीक्यूटिव, ये भी नहीं होगा। और जुडिशियरी, अरे जुडिशियरी का बोलो, नहीं होगा ना? कौन कौन बोल रहा है होगा? नहीं होगा। चलो, ये भी नहीं होगा। और केवल क्या होगा? एग्जीक्यूटिव। अरे रुक जा, शुरू तो करने दे, सुकून रख, ठीक है? सब क्वेश्चन लूंगा। अब देखो, लोकल लेवल पे भी 2 टाइप के हमारे पास लोकल लेवल है। एक एकदम ठेठ गांव वाले, मेरे टाइप का, और एक एकदम शहर वाले, मेरे ही टाइप का, ठीक है? तो ये क्या हो गया? रूरल और ये अर्बन। अब देखो, सेंटर पे अगर मैं देखूं तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सेम विधायिका यहां पे भी होगा, सेम कार्यपालिका और जुडिशियरी एक ही बॉडी है, ठीक है? ध्यान रखना, जुडिशियरी भले ही स्टेट में है बट स्टेट का नहीं है,
ठीक है, स्टेट में है, दोनों में डिफरेंस होता है। जुडिशियरी मतलब हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट इन छत्तीसगढ़, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ नहीं है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट नहीं है कि भैया मेरा हाई कोर्ट मैंने ही बनाया है, ऐसा नहीं, ठीक है। ये किसका है एक ही बॉडी, दो लेवल पे काम कर रहे हैं, कौन कौन, एक देश में, ठीक, और सारे स्टेट में एक एक, या दो स्टेट का एक अलग। तो ध्यान रखना जुडिशरी जो है सिंगल बॉडी है, एक ही बॉडी है, काम अलग अलग लेवल पे कर रही है, क्लियर। इनकी बात करूं इन दोनों की, तो ये अलग अलग लेवल पे हैं, क्लियर। और तीसरी बॉडी लोकल बॉडी की बात करूं तो केवल इसका काम है एग्जीक्यूशन का, ना तो ये लॉ बनाएगा और ना ही कोई भी न्याय देगा, क्लियर। अब इसी पे अगर तुम लोग देखो थोड़ा सा, तो लेजिस्लेचर मतलब सिंपल क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि सर पार्लियामेंट की बात कर ले हो, बोल सकता हूं संसद। एग्जीक्यूटिव का मतलब सिंपल सा है प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जुडिशरी की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर आगे लेजिस्लेचर का मतलब यहां पे विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, यहां पे सीएम प्लस उनका मंत्री परिषद, और जुडिशरी में हाई कोर्ट। और यहां पे एग्जीक्यूटिव हम दो लेवल पे देखते हैं, कौन कौन से, एक पंचायत और दूसरा ग्राम पंचायत, और तीसरा शहर पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी, ठीक है। तो ये तीनों लेवल पे हमें सरकार देखने को मिलता है, क्लियर। अब देखो कि मैं कैसे क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, वो देख लो। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव से शुरू करेंगे, ठीक है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊंगा और जस्ट यहां से जंप करूंगा इस पे, ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जीक्यूटिव को एक साथ ही अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ कोई कुछ बोला, अच्छा। फिर उसके बाद जंप करेंगे हम लेजिस्लेचर पे, तीसरे नंबर पे। इनका लेजिस्लेचर पढ़ने के बाद स्टेट का भी लगे हाथों निपटाई दो, ऐसे में टाइम भी कम लगता है और बार बार रिवीजन होते रहता है, तो सही से समझ में भी आता है, ठीक है। उसके बाद रही बात जुडिशरी की, तो ये कोई अलग अलग बॉडी नहीं है, तो एक ही बार में हम सारी जुडिशरी फिनिश करेंगे। और जब इतना हो जाएगा तब हम आएंगे इस पे, तो 6वें नंबर पे ये और 7वें नंबर पे ये। एक और छोटी सी बॉडी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि यहां पे भी गवर्नमेंट है। इतने समझने के बाद फाइनली हमारा ये टॉपिक होगा। तो ये 8 टॉपिक बैक टू बैक अपन को पढ़ना है, और इतने पढ़ने के बाद मान लो कि आपका 50 to 60% सिलेबस केवल यही है, क्लियर है। तो ये टॉपिक याद रखना, अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को बताते जाना कि अब कौन सा टॉपिक शुरू करना है, क्लियर। तो ये देखो गवर्नमेंट 3 लेवल पे, सेंटर, स्टेट, लोकल। सेंटर पे भी 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इस पे भी 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और लोकल लेवल पे एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम रूरल और अर्बन यानी गांव और शहरी दोनों देखते हैं, क्लियर है यहां तक। तो अभी अपन को शुरू करना है ये एग्जीक्यूटिव। चलो अब किसी को कुछ पूछना है यहां तक तो बताओ। सबऑर्डिनेट कोड या डिस्ट्रिक्ट कोड, हाँ। हम्म, एक ही पूरी बॉडी, मैं एक ही हूँ, मेरी सब ब्रांच है, ठीक है। हाँ देखो क्या है, अब एक सुप्रीम कोर्ट से तो काम नहीं होगा पूरा, तो एक स्टेट में दे दिया, अब एक स्टेट में एक हाई कोर्ट, ठीक है, तो वो भी काम नहीं पूरा कर पाएगा, तो अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में भी हम अलग अलग लेवल पे कोर्ट दे दिए, ठीक है। जैसे इसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट में बहुत सारे आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे को ट्राइब्यूनल्स आ जाए, लोक अदालत आ गया, तो ये सारा चीज़ें इसी में काउंट करते हैं अपन, क्लियर। और कोई डाउट। नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम, ठीक है, जनसंख्या के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे सिंपल सा समझ लिया, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ठीक है, तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना, जिला परिषद, जिला समिति, ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे उधर हमने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत और जिला परिषद,
हाँ, तो ये 3 लेवल पे वहां पे है, तो इसको भी अलग अलग लेवल पे जनसंख्या के बेसिस पे हमने डिवाइड किया। हाँ, आएगा उसी के अंदर पे, ठीक है, बताऊंगा उसको डिटेल में वहां पे। हाँ, 73 और 74 यहाँ तक। और कुछ पूछना है? अभी शुरू नहीं हुआ है हमारा टॉपिक, बट इसमें कोई अगर देखो पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि भैया इतना ही सरकार, इसके अलावा एक और सरकार, कौन? विशाल सर, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला डाल देना, पहले तो यूनियन डालोगे, ठीक है, तो ये हमारे पार्ट 5 में, ठीक है। इसके अलावा यूनियन की जो बात करते हो आप, तो कहां से जाएगा? 52 से लेके 151 तक, मतलब 100 आर्टिकल आपको देखने होते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला चैप्टर जो है एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। अब कार्यपालिका में कितने इसके टॉपिक्स आ जाएंगे, सब टॉपिक्स, किसी को आइडिया है? एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स आएंगे? चलो, प्रेसिडेंट और दादाजी, तो ये छोटा दादाजी, ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर अच्छा इसी में आ जाएगा, कम नशे करा कर दिन में, फिर अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी, ये 5 टॉपिक इसमें आएगा। पहला टॉपिक डालो प्रेसिडेंट। अब एक्चुअल में आपका टॉपिक यहां से शुरू होता है। दो बोतल है, किसी में पानी नहीं रखा है, ये पीऊंगा नहीं मैं ना, पहले उसको ना, अच्छा इधर है, कल का पानी होगा शायद। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, न्यायवादी, वकील है। लाइफ में बस इतना ही अमीर बनना है ना कि केस हो तो बस इसी को वकील रखूं। सब अपना यही टारगेट बना लो कल से, कि जिंदगी में इतने ही मतलब अमीर बनना है या इतना सक्सेसफुल बनना है कि इसको अपना वकील बना पाए, अगर इन फ्यूचर कभी केस आए तो। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूं, सरकार का वकील है ये। चलो हो गया इतना। अब चलो पहला क्वेश्चन, और अब ना आप लोग रेडी होके आना घर से, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा कम और क्वेश्चन ज्यादा पूछूंगा, ठीक है। तो अब घर से डेली पढ़ पढ़ के आना। अभी तक मैं क्या करता था, एक आर्टिकल लेता था और उसको जितने मैं बता सकता हूं उतना मैं बताता था। अब हम टॉपिक लेंगे और टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, अगर उसमें कुछ आर्टिकल लगे इंपॉर्टेंट तो वो आर्टिकल मैं लिखवा दूंगा। तो अब आर्टिकल के पीछे मत पढ़ना, अब टॉपिक के पीछे जाना, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज तक एक एक टॉपिक, मतलब एक एक आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, वो लगभग हो भी गया होगा, क्लियर है। लेकिन अब टॉपिक पे जाना, अब कभी भी आर्टिकल पे ये नहीं कि सर 54 के बाद 55 क्यों नहीं पढ़ा है, 72 क्यों पढ़ा दिए, 121 क्यों पढ़ा रहे हो, 123 पहले पढ़ाओ, तो ये मत बोलना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, प्रेसिडेंट जो है वो कार्यपालिका का हेड है या फिर विधायिका का? क्योंकि हम तो देखते हैं विधायिका का मतलब कानून बनाना है और बिना इसके साइन के कानून बनता ही नहीं है। तो ये कार्यपालिका का हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है या फिर लेजिस्लेटिव हेड है? क्या बनती? एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका। और मुझे क्या पता, आप लोग बताओ मुझे। दोनों का पक्का? लेजिस्लेचर और कार्यपालिका, दो दोस्त ही अलग अलग हो गए। और इधर सर ये है कार्यपालिका का हेड, ठीक है। लेजिस्लेचर का हेड बिल्कुल भी नहीं है, अभी बताता हूं। कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव, भारत में जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी लॉज फॉलो होते हैं, वो किसके नाम पे होते हैं? जो भी लॉ एग्जीक्यूट होता है, कार्यपालिका के जितने भी काम होते हैं, वो किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट। आपको कल के दिन आईएएस का अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, किसके नाम पे मिलेगा? प्रेसिडेंट, है ना।
अब आओगे कि सर लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाना, और लॉ बनाने में हम देखते हैं कि ये जो बिल होता है ये पहले जाता है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक हाउस में, और उसके बाद सेकेंड हाउस में। अच्छा, और उसके बाद सर तीसरा जगह कहाँ? प्रेसिडेंट। तो ये भी हुआ ना लेजिस्लेटिव हेड? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट है किसका? पार्लियामेंट का, मतलब आंतरिक भाग है। अच्छा ये बताओ, आंतरिक भाग मतलब क्या? लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का? किसी का मेंबर नहीं, मैंने बोला आंतरिक पार्ट ऑफ संसद, पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक भाग है, ना कि इन दोनों मेंबर का। क्लियर? तो पहला चीज कि जो प्रेसिडेंट है वो कार्यपालिका का हेड है। दूसरी चीज कि ये जो है प्रेसिडेंट वो इंटरनल पार्ट है पार्लियामेंट का, ना कि इन दोनों हाउस का। क्लियर? तो ये क्वेश्चन अगर पूछे कि एग्जीक्यूटिव हेड और लेजिस्लेटिव हेड, तो क्या बोलोगे? एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, और ये चीजें हमें बताता है आर्टिकल 53। अब देखो, हमने बोल दिया कि जितने काम होगा सब प्रेसिडेंट करेगा, बोला ना मैं? अरे हाँ या ना बोलो। क्या एक आदमी इतना काम कर सकता है क्या? मैं 4 क्लास लेता हूं, मेरी हालत खराब हो जाती है, और ये अकेला पूरे देश का पूरा कार्यपालिका का काम कर सकता है क्या? नहीं। कुछ ना कुछ तो कोई लोग तो सपोर्ट के लिए होंगे, तो वो सपोर्ट के लिए है ये। कौन है ये? सर ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूशन का काम है ये करता है। ओके, बट इसको एड करने के लिए या एडवाइज करने के लिए कौन है? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो इसको क्या करेंगे? एडवाइज करेंगे कि आपको ये काम करने हैं, ऐसे काम करने और ऐसे नहीं करने। ये बोला गया है आर्टिकल 74 में। ठीक है, अब सही बात कि चलो ये एडवाइज करेगा, एडवाइज का मतलब बोलो? सलाह। ठीक है, ये सलाह देगा। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि सलाह का मतलब सलाह होता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि देख सलाह दे रहा है तो ये मत समझ के मैं मान ही लूंगा। यही केस हो गया 1959 और 60 में। उस समय जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्राइम मिनिस्टर, और राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट। हुआ यूं कि इस दशक में पूरे भारत में सेंटर पे भी कांग्रेस था और स्टेट पे भी कांग्रेस था, एक्सेप्ट वन स्टेट। कौन था वो? केरला। ठीक है, केरला में कांग्रेस नहीं थी, बाकी सब जगह कांग्रेस थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी। अब किसी को भी लगेगा कि यार सब एक ही कलर का शर्ट पहनते हैं ना, क्यों सर आप अलग कलर का पहन के घूमोगे? आप भी पहनो हमारी टाइप के। क्लियर? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल लगा दो। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई? तो जवाहरलाल नेहरू बोलते दिमाग मत चलाओ, ठीक है जितना बोला उतना करो। अब इनको लग गया ये बात बुरी, बोलते हैं ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो बोलते हैं कि नहीं देखे हो क्या, ये ले जाके दिखा दी, ये देखो पढ़ो। बोलते हैं जब लिखा रहा था मैं भी था वहां पे। कहाँ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तू मेरे को नहीं पहचानता? वहीं बैठा था मैं। तो हाँ यार आप तो थे। अरे कर दो। नहीं करूंगा। बोलते क्यों? सलाह दिया है। कहां बोला है कि मैं बाधित हूं? कहां बोला है कि मैं बाउंड हूं? नहीं बोला है ना, तो मैं तो नहीं कर रहा। ठीक है, फाइनली नेहरू जी यार कर दो कर दो कर दो कर दो। बोलता ठीक है करता हूं। क्यों? क्योंकि ताकि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों है ना, हेड ऑफ स्टेट मतलब राष्ट्रपति और हेड ऑफ गवर्नमेंट, दोनों के बीच में लड़ाई ना हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड ना आ जाए, इसके वजह से ये लगा दिए। बट कहीं ना कहीं ये बता दिए कि सर मैं केवल सलाह लेने के लिए हूं, बाधित नहीं हूं, मैं आपके काम को करने के लिए बाउंड नहीं हूं। क्लियर? ये बात याद था इंदिरा गांधी को। जैसे ही इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आई, उसने संविधान संशोधन किया और फाइनली 74 को अमेंड कर दिया। और अमेंड ऐसा किया कि अब आप बाउंड हो पूरी तरीके से। क्या करने के लिए? एडवाइस मानने के लिए। मतलब जो मंत्री परिषद बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। फाइनली ये संविधान संशोधन 42वां था, याद रखना। इसमें बोल दिया गया कि आप बाउंड हो। तो यार मुझे ये बताओ, अगर आपको बाउंड ही करने हैं तो आप रोबो बैठा दो ना। क्यों मतलब आप इतना खर्चे करके राष्ट्रपति बना रहे हो? आप जो कहोगे वही उसको करना है, तो सिंपल सी रोबो बना दो जो कि आएगा, ठप्पा लगाएगा और जाएगा।
तो ये गलत है कि नहीं? इसके बाद जस्ट 40 सेकेंड के बाद जब जनता गवर्नमेंट आई तो उनको लगा कि नहीं, हम रबर स्टाम्प नहीं बना सकते, ठीक है, भले ही हम राष्ट्रपति के पास सारा पावर नहीं दे रहे, बट कहीं ना कहीं रबर स्टाम्प बनाना भी गलत है। सेकेंड के बाद ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए और फाइनली ये जो बाउंड वर्ड था इसको हटाए कि चलो ठीक है बाउंड तो है, बट कम से कम एक बार भेज सकते हैं वापस, ठीक है, रिकमेंडेशन के लिए एक बार दे सकते हैं। तो ये हुई 44th में। और फाइनली अभी जो लैंग्वेज है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है काम करने पड़ेगा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, बट अगर प्रेसिडेंट चाहें तो एक बार रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जरूरत है तो आप कर दो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझ लो कहां से स्टार्ट किया था। ये पूछा कि प्रेसिडेंट जो है कौन सा हेड है, तो कार्यपालिका का हेड है, मतलब जो भी काम करेगा वो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करने वाला ही एक केस हो गया केरला प्रेसिडेंट रूल लगाने वाला, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच में ये बातें आ गई कि हम कौन इसमें से बड़ा है और केवल सलाह देना है या फिर मैं बाउंड ही हूँ, ठीक है। सो फाइनली इसमें इंदिरा गांधी सरकार ने अमेंडमेंट किया और लिख दिया कि आप बाउंड हो, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जनता गवर्नमेंट आई, उसको ये बात सही लगी नहीं और फाइनली इसमें फिर से अमेंडमेंट किया और ये चीजें हम अलग कर दिए कि एक बार आप कम से कम रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हो, हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट दोबारा भेजती है तो आपको फिर से उस काम को करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलो इतना तक लिखो, इसको लिख लो। अरे आप बाहर, रोहित भगा दूंगा मैं क्लास से, इधर देख इधर, हाँ लिख। बैठ जाओ, आधा घंटा तुम लोग भी पढ़ लो। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ, अरे बच्चा थोड़ा तो सब्र कर। अच्छा पूरा पढ़ के आया है? पढ़े पहला था तो रुक जा। एक ही बार कुएं में नहाएगा, पहले थोड़ा सा टब टब में नहा ले। हाँ हाँ पूछो। अरे उन लोग दोनों आए तो सब तुम लोग पीछे मुड़ गए। कुछ नहीं किया है। हाँ पूछो। 40 सेकेंड 40 सेकेंड। हम्म हम्म हम्म। बाउंड सबको हटा सकती थी, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, मैं भी पढ़ाऊंगा जैसे प्रेसिडेंट खत्म होगा ना तो 4 पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि कौन क्या चाह रहा था। बिकॉज हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब संसदीय प्रणाली, और संसदीय प्रणाली में जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष हमारे यहाँ कौन है? प्रेसिडेंट। तो हम प्रेसिडेंट को नॉमिनल पावर दिए हैं, ना कि रियल पावर। हमारे पास रियल पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। तो हम ये चाहते थे कि प्रेसिडेंट के पास पावर तो रहे बट ज्यादा हाई ना रहे, एक्चुअल पावर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहे। तो बाउंड वर्ड तो ठीक है, बट पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन मत लगा दो कि वो कुछ बोल ही ना पाए। भाई सिंपल सी बात है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, कुछ ना कुछ ज़्यादा तो उनकी एक्सपर्टीज होगी, कुछ ज़्यादा नॉलेज होगा, तो अगर वो एडवाइस कर रहे हैं तो ले लेना भाई। हम अपने पेरेंट्स का, चलो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे मेरे पापा से ज़्यादा नॉलेज है बट लाइफ में कम है ना, तो मैं उनकी एडवाइस क्यों ना लूँ, क्योंकि वो बड़े हैं। तो ये समझ के बाउंड वर्ड को नहीं हटाया गया, बाउंड है बट उसमें जोड़ दिया गया कि कम से कम एक बार रिकमेंडेशन के लिए आप भेज सकते हो, बट अगर गवर्नमेंट दोबारा इसको भेज दी तब आप बाउंड हो दोबारा करने के लिए। क्लियर है? और कोई डाउट?
इसका नहीं मानने के लिए 74 बाध्य है। आर्टिकल 74 यहां पे लिखा हूं, ये देखो। हाँ 47 केवल एडवाइस वर्ड था, ठीक है। उसके बाद एक बार रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हो। अब 15 दिन वाला भी रुक जा बड़े, एक ही बार सब पिक्चर क्लियर नहीं कर सकता तू, ठीक है। डोंट वरी, आऊंगा 15 दिन पे। और 15 दिन इसमें नहीं है, लेजिस्लेचर का पार्ट है। जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। हाँ बिल जब जाता है तब की बात है, वो भी सारा बिल नहीं, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल भी नहीं रे, मनी बिल में तो साइन करना ही पड़ेगा, तो वो रुक जा थोड़ा सा। अब मैं एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लिमिट में ही बताऊंगा। और कोई डाउट? चलो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, क्वालिफिकेशन, योग्यता। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए अगर आपको बनना है तो? सिटीजन ऑफ, सबसे पहला सबसे पहली योग्यता सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसके अलावा चलो ठीक है, नॉट लेस देन 35 ईयर। इसके अलावा चलो कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब लाभ का पद, कोई भी लाभ के पद पे ना हो। अब ये लाभ का पद क्या है? कोई भी सरकारी नौकरी लाभ के पद समझ सकते हो। कुछ एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन? क्या आप अगर पहले से ही राष्ट्रपति हो तो ये लाभ का पद नहीं है। मान लो आप पहले से ही वाइस प्रेसिडेंट हो तो ये लाभ का पद नहीं है। मान लो पहले से ही आप गवर्नर हो तो ये लाभ का पद नहीं है। अगर आप सेंटर या स्टेट में मंत्री हो तो ये लाभ का पद नहीं है। बट जैसे ही आप आना, मतलब जैसे ही आप प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाओ तो ये पोस्ट आपको छोड़ के आना है, या फिर ऐसा मान लिया जाता है कि आप पहले से ही इस पोस्ट को छोड़ चुके हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको लोकसभा मेंबर के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए क्या होना चाहिए पड़ेगा? बनने के योग्य होना पड़ेगा। मतलब लोकसभा का मेंबर नहीं बोल रहा हूं, लोकसभा मेंबर बनने के कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होगा, कुछ योग्यता होगा। आप उस योग्यता को कम से कम फुलफिल करते हो तब आप ये सारी चीजें के अंदर आओगे। क्लियर? तो पहला है सिटीजनशिप होना चाहिए भारत का। दूसरा एज नॉट लेस देन 35 ईयर, मतलब 35 साल से कम उम्र हो। तीसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ के पद पे ना हो। ये सारा लाभ के पद में नहीं आएगा। कौन? प्रेसिडेंट। मतलब आप प्रेसिडेंट पद पे रहते हुए भी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकते हो। वीवी गिरी से कोई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। याद है ना, वीवी गिरी पहले ही रिजाइन कर चुके थे, तो उसके बाद ही ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया था। बाद में ये बताया गया कि नहीं, अगर आप प्रेसिडेंट हो तो भी आप री इलेक्शन के लिए या फिर प्रेसिडेंट पद पे रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हो। बट जैसे आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए, आपको ये सारे पोस्ट छोड़ के आना पड़ेगा, या फिर आप जब आओगे तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप वहां का पोस्ट छोड़ चुके हो। क्लियर है? चलो इसको लिखो। देखो, आई नो कि लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे आज सब जान लेना है, 14 दिन वाला, 15 दिन वाला, 2 महीने वाला। बट बिलीव मी, अगर एक ही दिन सब कुछ सोचोगे ना कि सर लेजिस्लेचर वाला भी यहीं बता दो, ये भी यहीं बता दो, तो कंफ्यूज होगे, बाकी कुछ नहीं होगे, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब जहां से आपको फायदे मिल रहे, लाभ मिल रहा है, मतलब सैलरी मिल रही है, सिंपल सी बात। अब मेरा पोस्ट जो है, मैं लाभ के पद पे नहीं हूं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी, सपोज आप सरकारी टीचर हो, ठीक है, सरकारी चपरासी हो, वो भी लाभ का पद है। तो अगर आपको चुनाव लड़ने हैं तो पहले वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इनको इसलिए इम्यूनिटी दी गई है, ऐसा माना जाता है कि ये लाभ का पद नहीं है, ये तो देश सेवा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई लाभ का पद नहीं है, सैलरी तो मात्र इनके घर चलाने के लिए है, ठीक है, सही भी है, ये तो देश चला रहे हैं। हाँ प्राइवेट तो कुछ भी कर सकता है ना, प्राइवेट के लिए कोई लाभ का पद नहीं है। सरकारी जॉब, प्यून से लेके कलेक्टर तक, कुछ भी जो भी जॉब है उसमें आप लाभ का पद आता है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और कोई डाउट? जितने उदास उदास क्यों हो? समझ नहीं आ रहा है क्या आज क्लास?
तो फिर ऐसे कुछ तो दिक्कत है दया, क्या हो गया बताओ। हम्म, वो थोड़ी लाभ का पद है, रिटायर है ना। तो अब ऑफिस नहीं जा रहा है ना। देख सुबह 9 बजे उठ के तू ऑफिस जा रहा है और सरकारी वेतन मिल रहा है 1 तारीख को, ठीक है, तो तू लाभ के पद पे है। हम प्राइवेट वाले, हमको 10 तारीख को वेतन मिलता है, तो हम नहीं है। जिसको वेतन 1 तारीख को मिल रहा है तो समझ लेना कि वो लाभ के पद पे है, ठीक है। और कोई डाउट? लाभ का पद मतलब सिंपल सी है, कोई भी सरकारी जॉब, ठीक है। सरकारी जॉब में प्यून भी आता है, सरकारी जॉब में कलेक्टर भी आता है। आपको ये छोड़ना। ओपी चौधरी जब चुनाव लड़ने आया था तो अपना कलेक्टर का पोस्ट छोड़ा था ना, छोड़े थे ना। तो सिंपल सी बात है, तो वही है, लाभ का पद आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक तेरा जी मन रहे तब तक बन जा, कोई मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अभी बताऊंगा री इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। यूएसए नहीं करता, ठीक है। और कुछ? इधर देख। हाँ बोल। किसके टाइप पे? यूएसए में केवल 2 ही टाइम बन सकता है। कब? नाम बता। ट्रोमेंट? अमेरिका में? नहीं, उनके बाद फिर बना है ट्रूमेन। ये वाला केस मेरे को आइडिया नहीं है, एक मिनट नाम बता दे, मैं उसको देखता हूँ। पेन देख। क्या नाम क्या बता रहे? इसको मैं कल बताता हूँ, ठीक है। सॉरी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को, सॉरी इसके लिए। चलो अब शपथ देख लें, ठीक है। तो शपथ कौन दिलवाएगा? इसको याद रखना, आर्टिकल 60 में है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये अब्सेंट हो गए तो ठीक है, कोई भी यहाँ का सीनियर मोस्ट जज करवा देगा। क्लियर है? तो याद रखना जो हमारे सीजीआई साहब हैं वो ओथ दिलवाएंगे, और अगर ये अब्सेंट हुए तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज करवा देंगे। अब सेकेंड टॉपिक देख लो, टर्म क्या है इनका। टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल के लिए रहेंगे ऑफिस में? 5 ईयर। अगर 5 ईयर के बाद छोड़ना चाहे तो, या फिर इसके बाद खाली ही है। देखो, अगर मैं इनका देखूं कि ऑफिस जो है खाली हो गया, मतलब पद जो है खाली हो गया, तो खाली होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे या तो मान लो कि इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, ठीक है, या तो ये रिजाइन कर दिए, या और इम्पीचमेंट, महाभियोग, इम्पीचमेंट, और टेन्योर पूरा हो गया होगा, ठीक है, टेन्योर कंप्लीट। ऐसे ही खाली हो सकता है ना इनका पोस्ट। बताऊंगा रे बाबा, रुक तो जा। इसीलिए दिक्कत है, पता है, गवर्नमेंट पढ़ाना ना बड़ा दिक्कत का काम है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता रहता है और पढ़ाने ही नहीं देते। अब महाभियोग अभी बता दूं तो फिर वहां जाऊंगा तो कब बताऊंगा? अभी इतना समझ ले कि महाभियोग लगता है, कुछ तो होता है। वो आधे घंटे के लिए बैठने आए थे पीछे वाले, तुम लोग ये क्वेश्चन पूछ के ना 5 मिनट में निकले हैं। चलो इधर, मृत्यु हो गई मतलब वो है ही नहीं, ठीक है, तो नहीं है तो कौन आएगा उनके जगह पे? वाइस प्रेसिडेंट। रिजाइन कर दिए तो मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, तो अब कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट। इम्पीच्ड हो गए, हम ही नहीं चाहते उनको। इम्पीच का मतलब है महाभियोग करके उनके पद से हटा देना,
ठीक है, तो इसमें भी कौन आएगा? अब देखो, मान लो आज के दिन इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, ठीक है, कार्यकाल पूरा हो गया। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कोई ना कोई राष्ट्रपति चुन के रेडी रहता है। जैसे मान लो आज ये मेरा लास्ट डे है, ठीक है, कल मेरे आने से पहले यहाँ पे रेडी है कि तू जा और मैं तेरा पोस्ट पकड़ ले रही हूँ। जैसे मान लो रामनाथ कोविंद जी का आज लास्ट डे था, तो उससे पहले ही द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन हो चुका था। क्लियर? मान लो किसी कारणवश टेन्योर कंप्लीट हो गया, बट सिचुएशन ही नहीं बनी इलेक्शन करवाने का, इलेक्शन हुआ ही नहीं, अब कौन आएगा इनके पोस्ट पे? क्या इनको भगा देंगे क्या? नहीं, तो यहां पे प्रेसिडेंट खुद ही बैठे रहेंगे और ये बोला जाता है कि जैसी पोस्ट खाली हुआ 6 महीने के अंदर में आपको किसी भी हाल में चुनाव करवा लेने हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये 3 तरीके से जब पोस्ट खाली होता है, ये 3 तरीके कौन कौन? आपकी डेथ हो गई, आप रिजाइन कर दिए, इस्तीफा दे दिए, या महाभियोग लग गया, इम्पीच्ड हो गए, तब यहां पे वाइस प्रेसिडेंट आएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट खाली है तो कौन आएगा? सीजीआई, और सीजीआई का भी पोस्ट खाली है तो सीनियर मोस्ट जजेस, और वो तो हमारे पास लाइन लगे हुए हैं। ठीक है, अगर मान लो कि टेन्योर कंप्लीट हो गया, हालांकि टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही इलेक्शन हो जाते हैं, बट बाई चांस नहीं हुआ तो उस पोस्ट पे खुद ही बैठे रहेंगे और 6 महीने के अंदर में आपको इलेक्शन करवा लेने हैं। क्लियर है इतना? क्या हो गया? यहां तक कोई डाउट? टॉपिक से ही पूछना, मैं भी 1 महीने ऐसे ही करने वाला हूं फिर, क्योंकि आप लोग की पहले ही से ना क्वेश्चन। इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आ रहा है दक्ष? चलो एक और टॉपिक कर लेते हैं। हो गया, ये मिटा दूं? ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब अगर चुनाव नहीं हुआ है तो उन्हीं को बोलते हैं सर बैठ जाओ थोड़ी देर और, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे बाद कोई क्लास है आपका और मैम नहीं आई क्लास के लिए, तो मेरे को बोलते हैं ना थोड़ा सा लंबा खींच लो, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि उनके जगह पे कोई और टीचर आ जाता है, तो वही सेम चीज़ है कि चुनाव नहीं हो पाया, मान लो वैसे हो जाना चाहिए था 6 महीने के अंदर, होना ही है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो जब तक नहीं हो पा रहा आप ही बैठे रहो, क्यों फिर दूसरे को बुलाएं, क्योंकि उसको भी अच्छा नहीं लगेगा 10-15 दिन के लिए बुलाएंगे तो, ठीक है। नहीं रहना चाहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को बुलाएंगे, अगर वो रहना ही नहीं चाहते हैं तब तो करेंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी बैठाएंगे। हाँ रिजाइन कर दे, ठीक है, तो रिजाइन जैसे ही करेंगे वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। 5 साल। हाँ, अब इसका चुनाव करवा लेते हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, भाग कौन लेता है? इसके लिए है एक इलेक्टोरल कॉलेज। कहाँ है ये कॉलेज? हैदराबाद, दिल्ली? कहाँ है? दिल्ली में है। निर्वाचन मंडल बोलते हैं, ये कोई कॉलेज नहीं है, ठीक है। नहीं, कोई बच्चे पूछ देते हैं ना सर ये कॉलेज कहाँ है, कहाँ कहाँ इसके ब्रांच है, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में है क्या? तो बोलता हूँ हाँ रायपुर में होगा, तो हाँ नया रायपुर में बना है अभी अभी नया बिल्डिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कॉलेज मतलब मंडल है, निर्वाचन मंडल है। इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं? जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो 2 पैराग्राफ दिया इसी में, उसको 2 पैराग्राफ मत याद रखो, बस 2 वर्ड याद रखो, वही मैं जो बता रहा हूं। एक तो पूरे एमपी, ठीक है, वो भी एमपी में कैसे एमपी? तो एमपी सर इलेक्टेड, ठीक है, प्लस एमएलए, एमएलए में कैसे एमएलए? तो ये भी इलेक्टेड, ठीक है। और एमएलए में 2 चीजें जोड़ लेना कि एक दिल्ली के एमएलए और एक पुडुचेरी के एमएलए, ठीक है। 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसको बाद में जोड़ा गया। अब देखो, अगर इस ब्रैकेट को पूरा भर दो तो इतने ही है जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। अगर एमपी लिए, देखो इधर ध्यान से सुनो, अरे लिख लेना बाद में, पहले समझ लो, लिखने पे ज्यादा फोकस मत करो। ये हमारा पार्लियामेंट है, संसद है। पार्लियामेंट में 2 हाउस होगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में सारे इलेक्टेड ही होते हैं, राज्यसभा में 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। तो नॉमिनेटेड की मैं तो पहली बात नहीं कर रहा हूं, तो अगर मैं एमपी बोला तो एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा, तो ये सब भी पार्टिसिपेट करेंगे और ये सब भी।
जब मैंने एमएलए बोला, अब आप बोलोगे कि सर किसी किसी राज्य में 2 हाउसेस है, तो इनको हम एमएलए बोलते हैं, इनको तो एमएलसी बोलते हैं ना। तो एमएलसी बोला क्या, मतलब ये सेकेंड हाउस वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इलेक्टेड एमएलए, एमएलए तो अभी इलेक्टेड ही होते हैं, ठीक है। साथ में मैंने दिल्ली और पुडुचेरी को जोड़ दिया क्योंकि इनके भी विधानसभा है। जम्मू कश्मीर अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर पहले तो यूनियन टेरिटरीज, दूसरी बात कि उनका विधानसभा बोला गया बट अभी भी चुनाव नहीं हुआ है। तो आपको बस याद रखना है एमपी इलेक्टेड, एमएलए इलेक्टेड, और 2 ऐड कर लेना है दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर। तो इतने ही पार्टिसिपेट करेंगे, उसको बोलते हैं निर्वाचन मंडल। क्लियर है? और ये याद रखना है इलेक्शन के बारे में आप आर्टिकल 54 में दिया हुआ है, 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो पहले बोलता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद बोलता है नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएंगे, फिर बोलता है कि आपका स्टेट के असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, फिर पुडुचेरी और दिल्ली के इलेक्टेड मेंबर, और उसी में बताता है एमएलसी नहीं आएंगे। तो उतना नहीं करना है, बस आप 2 चीज़ें याद रखो कि जितने भी एमपी हैं इलेक्टेड, जितने भी एमएलए हैं इलेक्टेड, और 2 दिल्ली और पुडुचेरी, इतना ही पार्टिसिपेट करेंगे और इतना ही होते भी हैं, ठीक है। वैसे तो इनका जो इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, बट उसको समझाने में मुझे कैसे भी आधे 1 घंटे लगेंगे, तो उसको तो मैं कल ही समझाऊंगा, ठीक है। तो आप एक, जम्मू कश्मीर को भी नहीं मिला है, अभी कहाँ हुआ है, और अभी इसके लिए नहीं हुआ है ना। प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हुआ था तब तक उसके पास असेंबली ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट बार अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो हो सकता है उनको दे, बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा तभी देंगे। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। देखो राज्य जहां पे भी मिले, राज्य का जहां पे भी पावर या फिर राज्य को पावर देना है छीनना है तो स्पेशल मेजोरिटी ही लगेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता उसको ऐसे ही समझाऊं, क्योंकि उसमें थोड़ा लंबा चलेगा। कैसे वोटिंग होती है, कैसे इलेक्शन होता है, वो सारा चीज समझाऊंगा। एक लाइन लेकिन लिख लो, समझाऊंगा उसको कल ही, लिख लो बस। वैसे एक छोटा सा टॉपिक समझा देता हूं। देखो वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं। वोट वैल्यू मतलब, ठीक है, पहले हम देखते हैं एमएलए की वोट वैल्यू। अब जैसे हम अपना वोट देते हैं तो एक ही वैल्यू होती है, वैसे इनका नहीं होता है, ठीक है। तो पहले एक लाइन लिखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is elected through a system called proportional representation through single transferable vote, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय वोट। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक, ये क्या होता है मैं कल ही समझाऊंगा, थोड़ा डेप्थ में है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय वोट विधि द्वारा, एकल संक्रमणीय वोट विधि द्वारा, गुप्त बैलेट, सीक्रेट बैलेट से होता है। ये 3 वर्ड क्या है थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन, कि हम उनका ना जितने भी पॉपुलेशन को वो डिपेंड करते हैं, जितने पॉपुलेशन पे रहते हैं उतने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम उनको वोट वैल्यू देते हैं। जैसे मैं अगर वोट दूंगा तो मेरी वोट की वैल्यू कितनी होगी, 1, आपकी वोट की वैल्यू ये भी 1, उनकी वोट की वैल्यू वो भी 1। बट जब ये एमपी और एमएलए वोट देते हैं, एमपी और एमएलए, तो इन ये जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उतना उनका वोट सिस्टम होता है।
अभी वोट वैल्यू काउंट करने सिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जब मैं आपको कैसे वोटिंग होती है तब बताऊंगा, बस इतना समझो कि एक एक वोट को हम ट्रांसफर करते जाते हैं, ठीक है। सीक्रेट बैलेट का मतलब कि आप किसी को नहीं दिखा सकते। सीक्रेट बैलेट मतलब जैसे मान लो कि मैं वोट दे के आया तो ये नहीं पूछ सकते और सर किसको वोट दिए, और मैं दिखा दिया ऐसे, तो ये पता चल गया कि मैं कांग्रेस को दे के आऊँ, मेरा वोट रद्द हो जाएगा। मतलब छुपा के रखना है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू करना है, ठीक है। इसको कल फिर से बताऊंगा। तो आज की क्लास में अगर कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि आगे आने वाले ना कम से कम 1 घंटे लेगा, तो उसको मैं जल्दी में नहीं निपटाना चाहता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। और थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना, लक्ष्मीकांत ही फॉलो करो, ठीक है। तो कम से कम कल आप लोग 2 टॉपिक पढ़ के आओ। एक इनका वोट सिस्टम कैसे बनता है और इनका इम्पीचमेंट महाभियोग, ठीक है। ये 2 टॉपिक पढ़ के आना और ट्राई करो कि धीरे धीरे आगे जाओ। देखो आप मेरे से पूछोगे तो मैं पूरा सिस्टम आपको बैठे बैठे यहाँ पे समझा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये मत सोचो कि एक ही दिन में सारा चीज़ समझ जाए। जब जिस दिन हम खत्म करेंगे ना पूरा गवर्नमेंट, ये 8 चैप्टर जो बताया, तब तक आपके पास पूरा क्लैरिटी हो जाएगी कि कहाँ पे कितना समय लगेगा, किसके पास कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे वोटिंग होगी, कहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा। बट ट्राई करो कि एक एक स्टेप आगे जाए। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है और खासकर गवर्नमेंट कि सबको थोड़ा थोड़ा पता होता है और सबको गलत पता होता है जो नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं समाज में हर 5 साल में हमारे देश में हो ही जा रहा है चुनाव, और 5 साल में क्या हर 2 साल में चुनाव हो जा रहा है, कभी राज्यसभा का, कभी देश में लोकसभा का, तो कभी विधानसभा का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगी। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। जब मैं पढ़ता था एक ही दिन में सब बता दो मेरे को, कहाँ 14 दिन का है, कहाँ 1 महीना का है, कहाँ 30 दिन का है। तो ट्राई करो कि धीरे धीरे जाओ, ये आपके लिए ही बोल रहा हूँ। कंफ्यूज होते जाओगे कोई मतलब का नहीं होगा, क्वेश्चन फिर कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो जो टॉपिक बताते जा रहा हो, अगर उस टॉपिक में अगर कोई डाउट है देन वहीं पे पूछ लो, ठीक है। उस टॉपिक में कोई डाउट मत छोड़ो। बाकी टॉपिक के बाहर का जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे क्लियर कर दूंगा, इतना मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। वो चीज़ें अभी हो गई ना, आपको 2 महीने तो हो ही गए पढ़ते, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। समझ में आ रहा है टॉपिक ही नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो इतना बिलीव करो कि ये भी अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट हाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबकी टेंडेंसी होती है, मेरी खुद थी। बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं यार ऐसे करने से मुझे ही नुकसान होता था, 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ता था, क्योंकि टीचर पढ़ा कुछ और रहा है और मेरे दिमाग में डाउट कुछ और चलता था कि सर ये वाला बताओ ना कैसे बिल पास होता है। मैं मनी बिल पूछ रहा हूँ, सर मनी बिल क्यों पास नहीं होता है, ये क्यों नहीं होता। तो वो चीज़ें टाइम आने पे सब क्लियर होगा, डोंट वरी। बाकी आज क्लास में अगर कोई डाउट है तो पूछो। 10 क्योंकि बाकी यूनियन टेरिटरीज के पास संविधान वो सभा है ही नहीं, ठीक है। जब सभा है ही नहीं, स्टेट प्लस दिल्ली और पौंडुचेरी। देखो हमारे पास कितने अभी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8, ठीक है। विधानसभा किसके पास है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पास होने वाला है, ठीक है। तो जिसके पास विधानसभा ही नहीं है उनके पास एमएलए कहाँ से होंगे? तो जिसके पास है उसको बाद में जोड़ दिए। तो 17वां संविधान संशोधन किए और दिल्ली और पुडुचेरी के पास विधानसभा था, इसलिए इनको हम जोड़ दिए, ठीक है। बाकी आप बात करो दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, इसके अलावा क्या बचा? और लद्दाख, इनके पास है ही नहीं असेंबली, और असेंबली ही नहीं है तो एमएलए नहीं है, और एमएलए नहीं है तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम दोनों को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल के क्लास में मैं यही समझाऊंगा। ये देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेंटर प्लस स्टेट दोनों इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेगा उससे इम्पैक्ट किसको होता है? सेंटर और स्टेट दोनों को। कल मैं आपको सिखाऊंगा वोट वैल्यू निकालने कि उनके एक वोट का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना होता है, एक एमपी का कितना होता है। तो आप देखोगे कि उनकी वोट वैल्यू अलग अलग है, बट पूरे एमपी का मिला लो और पूरे एमएलए का तो दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जितना परला इधर भारी है उतना ही इधर भी है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर डिसीजन करेगा ना राष्ट्रपति, तो दोनों इक्वली करेंगे, तब तो इक्वली सपोर्ट करेंगे तभी तो हो पाएगा, ठीक है। तो कल हम निकालने सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि जिनके जिनके पास असेंबलीज हैं उनसे हम एमएलए ले आए हैं। और कोई डाउट? क्लियर हुआ?
और किसी को समझ में आ रहा है? शाश्वत कल कहाँ था? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी कि ज्यादा? थोड़ी सी। इतू सी? इतू सी? इतू